हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अपन ये भी देखने वाले हैं कि जो बोर्ड के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग सिस्टम क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन किस नंबर के आएंगे, वो सब अपन देखने वाले हैं। तो देखो एक बार पेपर पैटर्न समझ लेते हैं अपन। तो जो सेक्शन ए है वो टोटल अपने 21 मार्क्स का है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन जो 1 जो है वो बेसिकली एमसीक्यू टाइप का है, जिसमें 9 एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 9 मार्क्स के। क्वेश्चन 2 जो है उसमें फिलअप्स आएंगे, 4 फिलअप्स होंगे आपके 1 मार्क्स के, टोटल कितने हो जाएंगे 4 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो कि टोटल कितने 8 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए 8 मार्क्स के, ये सब हो गए। और ये सब मिलाकर आपके 21 मार्क्स हो जाएंगे। तो करीब 56 मार्क्स में से 21 मार्क्स के आपके एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद आपका सेक्शन बी जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 15 तक चलेगा, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। 12 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हर क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 1.5 और टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे 18 मार्क्स के। फिर आपके है क्वेश्चन सेक्शन सी जो 9 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 16, 17, 18 3 क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और टोटल कितने हो जाएंगे 9 मार्क्स। उसके बाद आपका सेक्शन डी है, जिसमें वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ऐसे टाइप के, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन है, दोनों में चॉइस मिलेगी 19 और 20, जो कितने मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने बनते हैं 56 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कि क्या सैंपल पेपर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो अपने सैंपल पेपर में जो सेक्शन है ऑब्वियस है, सेक्शन ए है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू, और उसमें सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडियो स्पोर। तो सूडोपोडियो स्पोर किस में बनते हैं, तो देखो 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सूडोपोडियो स्पोर बनते हैं, वो है मल्टीपल फीजन में। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखें कि मल्टीपल फीजन किस में होता है, अमीबा में होता है। कब होता है, जब एडवर्स कंडीशंस होती है। सेकंड है विच अमंग द फॉलोइंग पिरामिड इज इन्वर्टेड, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है। तो देखो पिरामिड के बारे में एक इंफॉर्मेशन याद रखें कि पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, कुछ केस में इन्वर्टेड होते हैं, तो इन्वर्टेड केस को अपन को याद रखना चाहिए। तो एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। ओशियन पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। सी पिरामिड या ओशियन पिरामिड का जो बायोमास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोले तो एसटीडी। तो एसटीडीज के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है हेपेटाइटिस ए, एक है हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा होता है इसमें, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो है कि इन द हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए, जो कि बेसिकली कैसे प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि इन बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, उनमें कौन से एमिनो एसिड ज़्यादा होंगे। तो देखो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक एमिनो एसिड होता है, इसका मतलब उसमें बेसिक प्रोटीन होता है, तो उसमें एमिनो एसिड भी कैसे ज़्यादा होंगे, बेसिक एमिनो एसिड ज़्यादा होंगे। तो बुक लिखती है कि लाइसिन और आर्जिनिन की एविडेंस की वजह से हिस्टोन कैसा प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, सी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट डज नॉट प्रोड्यूस हेलुजिनेशन। हेलुजिनेशन कौन प्रोड्यूस नहीं करता, तो कोकीन करता है, एट्रोपा बेलोडोना भी करता है, धतूरा भी करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, मॉर्फिन जो होगा वो हेलुजिनेशन क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंड गॉट नोबेल प्राइज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो देखो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था और अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी ने उसका वेरिफिकेशन किया कि भाई ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक हो सकती है। तो तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द माइक्रोब्स हुज प्लाज्मिड वाज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो किसके प्लाज्मिड से बनाया गया था, तो वो क्या था, ई कोलाई था। ठीक है, नेक्स्ट है
कि विच जीन ऑफ बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर कंट्रोलिंग कॉर्न बोरर डिजीज। तो कॉर्न बोरर डिजीज में कौन सा होता है, क्राई फर्स्ट एबी। नेक्स्ट है इन विच प्लेस द फेमस बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन ईयर 1992। तो कहाँ पर हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस अर्थ समिट पर। तो अभी इस क्वेश्चन से आप 2-3 डेटा तो याद रखें। एक तो कि अर्थ समिट कौन से ईयर में हुआ था, 1992 में हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपन को क्या करने हैं, फिलअप्स करने। तो उसमें जो फर्स्ट फिलअप है वो है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, एक किसी प्लांट का फ्लावर कलर जो है वो कौन से टाइप की डोमिनेंस शो करता है। तो इस केस में अपनी बुक में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, देखो मैंने यहाँ नीचे आंसर लिख दिए हैं। एंटीरिनम या स्नेप ड्रैगन प्लांट जो होता है और कौन सी डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, सेकंड है कि एक फिलअप्स दे रखी है, आर द ड्रग्स विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इन स्पेशल रिसेप्टर को कहते हैं ओपियोइड रिसेप्टर, और जो ये ड्रग्स होती है उन्हें भी क्या कहते हैं, ओपियोइड ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग इनटू द अकाउंट द ओजोन लेयर डिप्लेशन इन 1987 एन इंटरनेशनल ट्रीटी वाज पास्ड, उसे अपन क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये भी याद रखें, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर जो होती है उसके डिप्लेशन के टुवर्ड्स में मतलब क्या इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था। तो 1987 पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में हुई थी सॉरी। और ये जो था उसमें ये था कि CFC का इस्तेमाल कम से कम करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इकोलॉजिस्ट था कौन, पॉल इर्लिच, और उन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, तो कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दी थी, जिससे उन्होंने एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल देकर बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी को क्या किया था, समझाया था। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो एक तो होता है फिश में और एक क्या होता है, फ्रॉग में। 2 एग्जाम्पल आप ये लिखें, अपनी बुक में दे रखे हैं। नेक्स्ट है ZIFT और ICSI की फुल फॉर्म करनी है। देखो आपको मेरा एक सजेशन है, 4th चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म हो उसकी एक लिस्ट बना ले, और इवन अगर बुक में और भी कहीं पर कोई फुल फॉर्म दे रखी है तो लिस्ट बना ले, उसमें कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। तो ZIFT की फुल फॉर्म क्या होती है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव असिस्टेड मेथड है जो इनफर्टाइल कपल को मतलब प्रेगनेंसी या फिर बच्चा मतलब ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है अपने क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म का रीडिस्कवरी किसने की थी, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन सेरमार्क ने। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि 2 फंक्शन बताओ किसके, जेनेटिक कोडोन AUG के। तो AUG जो होता है एकमात्र ऐसा कोडोन होता है जिसके ड्वेल फंक्शन होते हैं। एक तो आप ये भी याद रखें, सिर्फ ये एक ही ऐसा कोडोन है जिसके 2 फंक्शन है, और इसके 2 फंक्शन क्या है, एक तो ये इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है, बोले तो ये स्टार्ट कोडोन होता है। कैसा कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन। साथ ही में ये मिथियोनाइन एमिनो एसिड के लिए भी कोड करता है। ठीक है, अब आप मुझे सब एक चीज बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, वो भी आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है अपना कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैंने बहुत सारे लिखे हैं। फ्री लिविंग में देखो एजोस्पाइरलम और एजेटोबैक्टर, सिम्बायोटिक में राइजोबियम इन रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, फंगाई ऑफ ग्लोमस जीनस इन प्लांट माइकोराइजा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। मतलब GM रिसर्च करने देना है नहीं करने देना। एक अपने बायो इथिक्स करके एक टॉपिक था, उसमें कमिटी का नाम लिखा हुआ है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्लेस रीजन्स आर एसोसिएट विथ एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जब अपन हाई
मतलब हाइट पर जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे कोई पहाड़ वहाड़ है या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस किससे एसोसिएट है, हाई एल्टीट्यूड प्लेस से एसोसिएट है। और क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो होगी बॉडी उतनी ऑब्टेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है अपने बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बुक में एक डीडीटी का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो डीडीटी, मरकरी, ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो एक बार अगर फूड चेन में चले जाए, मान लो प्रोड्यूसर में चले गए, तो प्रोड्यूसर ना तो उन्हें मेटाबोलाइज कर पाएगा ना एक्सक्रिएट कर पाएगा। तो जितना प्रोड्यूसर में होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, और हर बार और होता जाएगा। तो प्रोड्यूसर से ज़्यादा किस में हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से ये सेकेंडरी कंज्यूमर में इकट्ठा होगा, फिर टर्सरी कंज्यूमर में। तो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ इस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसे अपन क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और टॉक्सिकेंट एट अ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, उसे अपन क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज़ बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय ऑर्गेनिज्म एंड कांट मेटाबोलाइज और एक्सक्रिएट, ड्यू टू दिस इट इज पास्ड इन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसे अपन क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। और एक एग्जाम्पल याद रखना है डीडीटी का और मरकरी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको लाइन डायग्राम बनाना है किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। मैंने अपने वीडियो में जो डायग्राम बनवाया है, अगर वो आप बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। रेफरेंस के लिए मैंने बुक वाला डायग्राम ले रखा है, आप चाहे तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो वो डायग्राम ज़्यादा सही रहेगा। देखो सबसे पहले होती है स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेंगे और फिर स्पर्मेटोजुआ। ये तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। oogenesis में क्या होता है, oogonia होता है, उससे प्राइमरी oocyte बनती है, उससे सेकेंडरी oocyte बनेगी, फिर ootyd बनेगा और वो ही ओवम कहलाता है, ठीक है। इसमें देखो ये सारा का सारा जो सेक्शन है वो प्यूबर्टी के समय होता है। इसमें जो है कुछ फीटल लाइफ में हो जाता है, कुछ प्यूबर्टी के समय होता है और कुछ जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, ठीक है। तो एक बार आप ये डायग्राम और उस स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis मेरे वीडियो से देख ले, या आपने नोट्स बना रखे तो उससे कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड राइट देयर फंक्शन। तो मेल में एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रेटेटेस्टिस, एक होती है वासा इफ्रेंसिया, एक होती है एपिडिडाइमिस और एक होती है वास डिफरेंस। इसमें फंक्शन क्या होता है, रेटेटेस्टिस जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है और किस में ओपन होती है, वासा इफ्रेंसिया में। इसका मतलब ये स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा इफ्रेंसिया में ट्रांसफर करेगी। वासा इफ्रेंसिया जो होती है वो टेस्टिस से बाहर निकलती है और कहाँ जाती है, एपिडिडाइमिस में, और सीलिएटेड होती है। तो बेसिकली अपनी सीलिया की हेल्प से स्पर्म को कहाँ पहुँचा देती है, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो होता है वहाँ पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है, और ये किस में खुलती है, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस जो होता है वो टेस्टिकल्स से स्पर्म ले जाते हैं और पहले सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उसके साथ मिलकर इजेक्यूलेटरी डक्ट बना लेते हैं, और फिर इजेक्यूलेटरी डक्ट और जो यूरिथ्रा जो आती है वो दोनों आपस में मिलकर यूरिनोजेनिटल डक्ट बन जाती है, जो पेनिस के टिप पर जो ओपनिंग होती है उससे बाहर निकल जाती है। तो ये वास डिफरेंस जो होता है इसकी हेल्प से स्पर्म को कैरी किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 6 है राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, और किसी एक का डिस्क्रिप्शन करना है। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब को अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन्हें मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से समझा सकते हैं। मतलब जैसे अपन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के क्रॉस करवाते हैं उसी हिसाब से इनकी इनहेरिटेंस भी समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, इसलिए मैं उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल मतलब इसकी जीन जो होगी वो ऑटोसोम पर होगी, एक्स और वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगी, जैसा कि ये कौन से क्रोमोसोम पर है, 11th क्रोमोसोम पर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये अपना कैरेक्टर तभी शो करेगी जब दोनों एलील इस डिजीज वाली होगी। ये जो
इसके लिए दो एलील आपको याद रखने, एक HbA जो ओरिजिनल वाइल्ड एलील है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, HbS जो म्यूटेंट एलील है और जो अब नॉर्मल जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है। एक्चुअल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो जीन होती है उसकी एक पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है GAG और उसके सामने होता है CTC। उससे जो mRNA बनता है या बेसिकली अपन जो जेनेटिक कोडोन जो होता है वो होता है GAG, और ये बेसिकली mRNA के ऊपर 6th कोडोन है, बोले तो 6th एमिनो एसिड के लिए कोड है। तो ये किसके लिए होता है? ग्लूटामिक एसिड के लिए। और अगर ऐसी ही चेन बने, इसमें आपको ये 7 तक तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस याद रखना चाहिए, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन के बाद जो mRNA बनेगा उसमें GUG होगा, तो जहाँ GAG होना चाहिए था वहाँ GUG हो गया। इसकी वजह से 6th पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहाँ पर क्या आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा। इस वजह से एक अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है पॉलीमराइजेशन शो करता है लो ऑक्सीजन टेंशन पर, और जिसकी वजह से आरबीसी जो होती है वो कैसे शेप की हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है बाइकॉनकेव की वजह, और इसे अपन क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बेसिकली है कि रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाना है, साथ में पुनेट स्क्वायर बोर्ड से समझाना है। तो देखो इसकी थ्योरी क्या लिखनी है जो आपके सामने दिख रही है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो जब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन के बीच में, तो F1 जनरेशन जो होती है वो राउंड और येलो आती है। अब इसमें देखो आप अगर अच्छे से देख पा रहे हैं तो 4 तरह के एलील दिख रहे हैं। R जो है वो राउंड के लिए, स्मॉल r जो है वो बेसिकली रिंकल के लिए, कैपिटल Y जो है वो येलो के लिए, और स्मॉल y जो है वो ग्रीन के लिए। तो ये राउंड वाला जो एलील है वो फ्री है, वो चाहे तो किसके साथ पेयरिंग कर सकता है? येलो के साथ, और चाहे तो वो किसके साथ पेयरिंग कर सकता है? ग्रीन वाले के साथ। बोले तो कैपिटल R वाला जो एलील है वो चाहे तो कैपिटल Y के साथ भी रह सकता है और चाहे तो वो स्मॉल y के साथ भी रह सकता है। सेम ऐसा कैसा स्मॉल r वाला जो है कैपिटल Y के साथ भी रह सकता है और स्मॉल y के साथ भी रह सकता है। इस इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब जो F2 जनरेशन होगी उसमें राउंड जो कैरेक्टर है वो ग्रीन के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है और येलो के साथ भी हो सकता है। येलो जो कैरेक्टर है वो राउंड के साथ इनहेरिटेड हो सकता है और वो रिंकल के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है। सेम ऐसे कैसे ग्रीन वाला जो है वो रिंकल के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है और राउंड के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है। इस इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये सब अपन को लिखना है। क्या लिखना है? व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, इट मीन्स बोथ कैरेक्टर असॉर्टेड और हेरिटेड इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन। अब पुनेट स्क्वायर बोर्ड अपन को मेनली ऑब्जर्व करना है कहाँ से? कैपिटल आर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i, बोले तो F1 जनरेशन के बाद में। तो जब इससे गैमिट बनेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r जो है इस तरीके से सेग्रीगेट होंगे कि 50% के अंदर कैपिटल R जाएगा, 50% के अंदर स्मॉल r जाएगा। ठीक ऐसे कैसे? 50% के अंदर कैपिटल Y होगा, 50% के अंदर स्मॉल y होगा। अब ये कैपिटल R फ्री है इन दोनों में से किसी के साथ भी सेग्रीगेट होने में, मतलब कंबाइन होने में। तो इसका मतलब 50% जो कैपिटल R था, 50% ही क्या था? स्मॉल r था। इसमें से भी इसके दो हाफ हो जाएंगे। 25% जो होंगे कैपिटल R किसके साथ जाएंगे? कैपिटल Y के साथ। 25% जो होंगे वो किसके साथ जाएंगे? स्मॉल y के साथ। ठीक है, सेम ऐसे कैसे? 25% जो होंगे वो किसके साथ जाएंगे? कैपिटल Y के साथ, और 25% किसके साथ जाएंगे? स्मॉल y के साथ। इस तरीके से 4 तरह के क्या बनेंगे? अपने गैमिट बनेंगे, और हर एक की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 1/4 होगी, बोले तो 25% होगी। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है? डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर टाइम मिले तो पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस बना देंगे, नहीं तो लास्ट वाला चेकर बोर्ड बना देंगे, और नहीं बनेंगे तो वैसे थ्योरी मोर देन सफिशिएंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राइट द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो आप इसे अच्छे से समझिए। जैसे मान लो कि ये एक कोई पॉपुलेशन है या मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और फिर इसी एक ग्रुप से जो है कुछ मेंबर किसी अलग क्लाइमेट में या किसी अलग जगह पर चले जाते हैं, कुछ किसी अलग जगह पे चले जाते हैं, कुछ किसी अलग जगह पे चले जाते हैं, और वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग क्या शो करते हैं? एडेप्टेशन शो करते हैं।
तो इसे अपन कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या शो करता है कि ये जो अलग अलग मेंबर बाद में बने ये सब के सब एक किसी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म विथ सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें डिफरेंट अडेप्टेशन हुई डिफरेंट नीड के लिए। और जो ऐसे ऑर्गन होते हैं उन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये क्या शो करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। जो अपन को होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल लिख देने, जैसे 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, या थ्रोन ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल। साथ ही साथ में ये आपको एग्जाम में अगर होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछे तो भी आप इसी आंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जस्ट उल्टा है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म थे और वो एक ही जगह पर एक ही एनवायरनमेंट में आकर एक ही तरह की एडेप्टेशन शो करने लगे, तब जो इवोल्यूशन होता है उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब इन सब का सेम डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है। तो एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं और ये कॉमन एडेप्टेशन को शो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? जो एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपने हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की तरह ह्यूमन भी क्या है? इवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है और उसके कुछ की एंसेस्टर जो थे वो इस तरीके से। अब चाहो तो पहले एक चार्ट टाइप बना सकते हो जिसमें सबसे पहले आप ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस लिखें, एरो लगाएं और फिर आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम लिख दें। फिर आप एरो लगाएं होमो हैबिलस के बारे में लिख दें। फिर आप एरो लगाएं होमो इरेक्टस लिख दें। फिर आप एरो लगाएं निंडरथल मैन लिख दें। फिर आप एरो लगा के होमो सैपियंस लिख दें और सबसे लास्ट में होमो सैपियंस सैपियंस या मॉडर्न होमो सैपियंस लिख लें। ठीक है। कुछ की पॉइंट अपन इनके देखते हैं कि 15 मिलियन ईयर एगो जो है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस एग्जिस्ट किए थे। ये ज़्यादातर एप्स लाइक थे। इसमें से रामापिथिकस जो है वो ज़्यादा ह्यूमन लाइक था और ड्रायोपिथिकस ज़्यादा एप लाइक थे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो करीब 2 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट किए होंगे। उसके बाद होमो हैबिलस आए जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड थे, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है और ये याद रखना है इनके बारे में कि ये स्टोन के वेपन से हंटिंग करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस जो करीब 1.5 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट किए थे और इनके फॉसिल्स जावा में मिले। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है और इनके बारे में एक लाइन याद रखनी है कि शायद पहले थे जो मीट वगैरह खाना स्टार्ट किया था। फिर निंडरथल मैंस जो थे उनकी जो ब्रेन साइज थी वो 1400 सीसी थी और ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास रहे थे और करीब 1 लाख से 40,000 ईयर एगो जो है एग्जिस्ट किए थे। ये अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हाइट्स का इस्तेमाल करते थे और अपने डेड वन को क्या करते थे? बरी भी करते थे, दफनाते थे भी थे। उसके बाद होमो सैपियंस जो थे वो कहाँ पर बने थे? अफ्रीका में। उसके बाद मॉडर्न होमो सैपियंस जिसे होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं वो 75,000 से 10,000 ईयर एगो एग्जिस्ट किए और एग्रीकल्चर जो थी वो 10,000 ईयर एगो आई। इससे पहले ह्यूमन जो है इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद वो एक जगह सेटल होने लगे और तेजी से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। बोले तो अपन को क्या समझाना है? MOET को एक्सप्लेन करना है इन काउज एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। तो देखो पहले अपन को एग्जाम में MOET नाम से भी पूछा जा सकता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इट इज अ ब्रीडिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन दिस सुपीरियर फीमेल। एक सुपीरियर फीमेल जिसके पास वो डिजायर करेक्टर होंगे जो अपन को चाहिए, इज इंजेक्टेड विथ हार्मोन, हैव FSH लाइक एक्टिविटी। और इसकी वजह से क्या होगा? फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगा और मतलब इंड्यूस होगा वो, और सुपर ओव्यूलेशन होगा। अब सुपर ओव्यूलेशन का क्या मीनिंग है कि एक एग की बजाय 6 से 8 एग पर साइकिल रिलीज होंगे। नाउ फीमेल इज मेटेड विथ इलाइट और सुपीरियर मेल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है। अब यहाँ तक तो हुआ इस टेक्निक का कौन सा पार्ट? मल्टीपल ओव्यूलेशन। अब बात आती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। तो जब ये फीमेल फर्टिलाइज्ड हो जाएगी उसके बाद जब इसका एग 8 से 32 सेल स्टेज तक आ जाएगा तब उसे रिकवर किया जाता है नॉन सर्जिकली और फिर इसे सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद जो जेनेटिक मदर है वो अगेन अवेलेबल है
अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन और फिर इसे वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन और यहाँ पर अपन ने क्या किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। एडवांटेज क्या है इसके, देखो एक तो अपन हर्ड की जो साइज जो होती है उसको शॉर्ट टाइम में सुपीरियर एनिमल्स के साथ इंक्रीज कर सकते हैं और रेट ऑफ मैटिंग जो है वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखो आपको क्या करनी है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो सेल लेनी है और उनकी सेल वॉल हटा देनी है। जो पीछे बचेगा उसे अपन कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब अपन को इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करवा देना है और ये जो सेल है ये कोई सोमेटिक सेल लेंगे, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा देंगे, इससे एक हाइब्रिड सेल बन जाएगी। इस तरह से जो अपन हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। व्हेन हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, बोले तो जिसका सेल वॉल हटा दिया है, और वो सेल कैसी होनी चाहिए, सोमेटिक सेल, फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिड। एंड ये टेक्निक क्या कहलाएगी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो और पोटैटो का फ्यूज करके क्या बनाते हैं, पोमेटो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्राइमर्स एंड एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, और अपन को उसका डायग्राम समझाना है। तो देखो प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, रीजन ऑफ डीएनए के। ये बेसिकली आरएनए होते हैं जो डीएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ये जो होते हैं 3' एंड पर, देखो डीएनए के ये मान लो 5' से 3' स्ट्रैंड है तो इसके 3' एंड पे जाके जुड़ जाएंगे। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको एक्सटेंड कर सकता है चेन को, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट करने के लिए अपन को वहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, आरएनए प्राइमर चाहिए होते हैं। और पीसीआर में कौन से अपन को एंजाइम इस्तेमाल करना है, तो देखो पीसीआर करते समय डीएनए की दो स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेम्परेचर पे नॉर्मल जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो तो काम करेगा नहीं, तो पीसीआर के लिए अपन को टैग डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करना होता है। ये एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि क्या है, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है और हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन शो करता है। और इसे किससे आइसोलेट करेंगे अपन, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब जो अपन को डायग्राम बनाना है वो बुक वाला ही बनाना है। ये अपन ने पेरेंट डीएनए लिया या फिर वो डीएनए लिया है जिसे एम्पलीफाइड करना है, इसका डीनेचरेशन करेंगे, बोले हीट से इसे क्या करेंगे, दो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इस पर प्राइमर जोड़ेंगे जो कि 3' एंड पे जुड़ता है, यहाँ पर भी जुड़ गया 3' एंड पे। और इसकी क्या करेंगे, इसे अपन कहेंगे एनिलिंग होना, ठीक है। उसके बाद इस पर टैग डीएनए पॉलीमरेज जोड़ते हैं और ये वाला हिस्सा तो प्राइमर का था उसको फिर ये आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर भी ये हिस्सा प्राइमर का था, ये उसको आगे बढ़ा रहा है, एक्सटेंशन हो जाएगा। एक साइकिल से एक डीएनए से दो बन जाएंगे, ऐसे 30 साइकिल रिपीट करेंगे तो करीब 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं, ये एक तरह के एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो क्या करते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। अब ये स्पेसिफिक साइट को ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पर्टिकुलर पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपन को क्वेश्चन में ये भी पूछा है राइट टू एग्जाम्पल देने, और साथ में अपन को ये भी पूछा है कि उस डीएनए सीक्वेंस को क्या कहते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस डीएनए सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि इको R1 का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होता है, GAATTC CTTAAG। बेसिकली देखो ये एक पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस है। जब इसे मैं 5' एंड से रीड करता हूँ तो यहाँ G आ रहा, इसको भी 5' एंड से रीड करता हूँ तो G आ रहा, इस तरफ AA, इस तरफ भी AA, इस तरफ TT, इस तरफ भी TT, इस तरफ C और फिर इस तरफ भी C। दो एग्जाम्पल लिखने हैं, अपन ने 3 लिख लिए यहाँ पर, इको R1, बाम H1 और बाम H2। नेक्स्ट है राइट यूजेज ऑफ एनी 2 ऑर्गेनिज्म अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए 2 ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल लिखने, मैंने यहाँ 4 लिखे। देखो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल किया जाता है एफिड्स और मॉस्किटो को किल करने के लिए। बेसिलस थुरेंजिस जिसके जो स्पोर्स होते हैं वो सैसे के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसे पानी में मिक्स कर कर
अगर अपन प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो वो इंसेक्ट के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट इनको कंज्यूम करेंगे उनकी गट में जाकर ये टॉक्सिक बनाते हैं, जिससे इंसेक्ट का लार्वा जो होता है वो किल हो जाता है। इसे बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होती है वो एक तरह की फंगस है। अगर ये रूट सिस्टम में डेवलप होती है तो ये बाकी के पैथोजन को ग्रो नहीं करने देती। बैक्यूलोवायरस करके एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है, जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल करेगी और बाकी के यूजफुल जो इंसेक्ट है उनको भी किल नहीं करती। बाकी के बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट या और जानवरों को या एनिमल्स को ये किल नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन इन ब्रीफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, सीवेज ट्रीटमेंट आप सब जानते हैं कि सीवेज में जो होते हैं काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसे डायरेक्ट अगर अपन रिवर में डालेंगे तो रिवर काफ़ी पॉल्यूटेड हो सकती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डिस्क्रिप्शन करना है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें अपन जो सॉलिड और बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन अलग कर लेते हैं। इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बाहर आता है उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। इसे एरेसन टैंक में पास करते हैं। यहाँ पर अपन यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो करने देते हैं और उससे फ्लॉक्स बनते हैं। फ्लॉक क्या होता है? मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई इन फॉर्म ऑफ मैस। दे कंज्यूम मेजर ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या करते हैं, जो मतलब प्राइमरी इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर है उसे कंज्यूम करते हैं और बीओडी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। अब बीओडी ज़्यादा होने का मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बीओडी भी कम हो जाएगी। नाउ इट इज़ ट्रांसफर इनटू सेटलिंग टैंक। यहाँ फ्लॉक्स जो होता है उस सेडिमेंट हो जाते हैं और जो सेडिमेंट होता है उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा जो होता है वो अपन वापस किस में डाल देते हैं? एरेसन टैंक में, इनोक्यूलम की तरह, ताकि वहाँ पर वापस बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर पाए। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको अपन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। अब इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि अदर टाइप के जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो पहले वाली चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं और इस दौरान क्या निकलती है? CH4 निकलती है, CO2 निकलती है, H2S निकलती है, जो बेसिकली क्या है? बायोगैस बनाते हैं। और इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज इनटू रिवर। चाहे तो अपन इसका टर्सरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में दो ही तरह के ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें अपन को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर पर, वो है इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है और इसके जो बैरियर है उनके बारे में बताना है। तो इनेंट इम्यूनिटी बेसिकली अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय ही अपने अंदर होती है और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है और ये क्या करती है? बहुत सारे बैरियर प्रोवाइड कराती है ताकि जो पैथोजन है वो, या पैथोजन या जो भी फॉरेन एजेंट है वो अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। अब कौन कौन से बैरियर होते हैं? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है? स्किन जो होता है वो मेन बैरियर होता है, काफ़ी पैथोजन को रोक लेता है। इसके अलावा म्यूकस की कोटिंग होती है कुछ जगह पर, जैसे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है जिससे माइक्रोब्स ट्रैप हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल में एसिड सिक्रेट होता है जैसा स्टमक में, सलाइवा सिक्रेट होती है माउथ में, टीयर्स होते हैं आइज़ में। ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इनमें सलाइवा में, टीयर्स में तो क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सेलुलर बैरियर मतलब सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, जैसे फैगोसाइटिक सेल, मोनोसाइट, नॉन फैगोसाइटिक सेल वगैरह। साइटोकाइनिन में क्या होता है? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रेट करती है जिन्हें इंटरफेरोन्स कहते हैं। ये क्या करती है? नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब नॉन इन्फेक्टेड सेल को जैसे ही ये मैसेज मिलेंगे तो वो बेसिकली क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन कराने वाली जो भी मशीनरी है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है। तो ये 4 तरीके की मैकेनिज्म या बैरियर होती है जिससे इनेंट इम्यूनिटी मिलती। नेक्स्ट अपनी बुक में जो क्वेश्चन है 17, बुक का क्या, जो इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन में एक तो म्यूचुअलिज्म दे रखा है जो अपनी बुक में है भी, एक विवीपेरस प्लांट और हेलोफाइट्स दे रखे हैं। अब ये दोनों अपनी बुक में है नहीं बेसिकली, तो मुझे नहीं लगता ये बोर्ड में आएंगे।
हाँ, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अपनी बुक में है नहीं, तो मुझे नहीं लगता आरबीसी बोर्ड में आएंगे, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों के सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। म्यूचुअलिज्म तो अपने सिलेबस में वैसे भी है। तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट्स, प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन है, जैसे फिग स्पीसीज और वेस्प। इसमें फीमेल वेस्प जो होती है वो फ्रूट कंज्यूम भी कर लेती है, ओवी पोजिशन भी कर देती है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और बदले में पॉलिनेशन कर देती है। लाइकन जैसे एल्गी और फंगाई का, माइकोराइजिया जैसे फंगाई और हायर प्लांट्स का। अब विविपेरस प्लांट क्या होते हैं? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन, जिसमें क्या होता है, प्लांट जो होता है उसमें सीड और एम्ब्रियो जो होता है वो डी अटैच होने से पहले ही क्या करने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन वाले प्लांट जो होते हैं वो ऐसा शो करते हैं। अब हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? देखो, लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे प्लांट दो तरह के होते हैं, एक हेलियोफाइट्स और एक सायोफाइट्स। सायोफाइट्स वो होते हैं जो शेड में ग्रो करना पसंद करते हैं, और हेलियोफाइट्स वो होते हैं जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे थाइम, सनफ्लावर वगैरह। और अगर सायोफाइट्स के एग्जाम्पल पूछे तो लाइकोपोडियम। लेकिन अगेन ये दोनों टॉपिक अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? राइट द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटाट। नेचर ऑफ हैबिटाट है, इसका मतलब अपन को हाइड्राक और जीराक बताना है। अगर वो पूछता कि ये और कोई टाइप पूछता तो अपन प्राइमरी और सेकेंडरी भी दे सकते थे, और किसी एक का डिस्क्रिप्शन करना है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? किसी ऐसी जगह पर जहाँ अभी कोई मतलब कम्युनिटी नहीं है स्टेबल, वहाँ पे ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेज आते हैं, जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को रिप्लेस करती रहती है, कम्युनिटी को रिप्लेस करती रहती है, तब तक जब तक वहाँ स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती। इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर वेट एरिया में होता है तो हाइड्राक कहते हैं, हाइड्राच कहते हैं, और अगर ड्राई एरिया में होगा तो जीराज। अब अपन वेट एरिया वाला समझते हैं। तो इसमें पायोनियर कम्युनिटी, जो सबसे पहले कम्युनिटी आएगी वो कौन सी होगी? स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन होगी। उसके बाद सीरियल स्टेजेज क्या होगी? सबसे पहले रूटेड सबमर्ज प्लांट बनेंगे, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फिर रेड स्वैम, फिर मार्स मेडो, फिर स्क्रब, और फिर फाइनली क्या आते हैं? ट्रीज। और ट्रीज जो होते हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोले तो फॉरेस्ट बनाते हैं। वैसे चाहे ये वाला हो तो अभी ये फाइनल कम्युनिटी क्या होगी? फॉरेस्ट। और चाहे ये वाला हो तो अभी फाइनल कम्युनिटी क्या होगी? फॉरेस्ट। विद द टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड और स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सेक्शन डी, जो कि फाइनल सेक्शन है, जिसमें अपने 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों में ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। इसमें सबसे पहला है कि हु प्रूव दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इसका आंसर है मेसेल्सन और स्टेल ने प्रूव किया था, और उनका एक्सपेरिमेंट समझाना है। तो एक तो अपन डायग्राम बनाएंगे। मेसेल्सन और स्टेल ने क्या किया था? N15 डीएनए लिया था, ठीक है। अब ये N15 डीएनए कैसे बनाया? तो मेसेल्सन एंड स्टेल ग्रो ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा था? 15 वाला, ओनली नाइट्रोजन सोर्स। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि उस ई कोलाई के अंदर जितना भी डीएनए होगा वो कौन सा हो जाएगा? N15 वाला। अब N15 जो आइसोटॉप होता है वो N14 के कंपेयर में क्या होता है? हैवी होता है। तो जब इसका अपन सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूजेशन करवाते हैं तो वो सबसे बॉटम में मिलता है। अब 20 मिनट बाद जब अपन इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा तब अपन देखेंगे तो सारे के सारे हाइब्रिड थे। अब हाइब्रिड होने का क्या मतलब है? इसमें एक तो N14 होगा स्ट्रैंड और एक कौन सा होगा? N15 होगा। इसका मतलब एक स्ट्रैंड इसमें कौन सा बना है? एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला रहा है और एक स्ट्रैंड कौन सा बना है? नया वाला। अगर मैं 40 मिनट्स बाद देखता हूँ तो मुझे एकदम लाइट वेट वाले भी मिलेंगे और हाइब्रिड वाले भी मिलेंगे। इसका मतलब जो इसमें लाइट वाली स्ट्रैंड थी उससे भी एक डीएनए बना, जो हैवी वाला स्ट्रैंड था उससे भी डीएनए बना। लाइट वाले से कौन सा बनेगा? N14 वाला ही बना, और जो मतलब हैवी वाला था उससे हाइब्रिड बन जाएगा। इस तरीके से अपन प्रूफ कर पाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, और उसने सैंपल लेते हैं डिफाइनाइट इंटरवल पे। द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजेशन इन सीजियम क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। देखो ये सारे टॉपिक मैं फास्टली समझा रहा हूँ, आपको डिटेल में समझने मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब।
आफ्टर ट्रांसफरिंग N15 to N14 एक्सट्रैक्ट DNA फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन और वी हैव हाइब्रिड। और जब अपन अनदर जनरेशन बाद में करते हैं तो अपन को इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड और लाइट DNA मिलते हैं। ठीक है, कोई विथ नो मीडियम डेंसिटी DNA जो होता है हैवी डेंसिटी का कोई भी DNA नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे नो मीडियम डेंसिटी की जगह क्या करना है, जो हैवी डेंसिटी मतलब एकदम हाई डेंसिटी वाले जो थे वो कोई नहीं मिलेंगे, हाइब्रिड मिल जाएंगे और लाइट डेंसिटी वाले मिल जाएंगे। और ये क्या डिनोट करते हैं कि DNA कैसे नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में समझाना है और साथ में डायग्राम भी समझाना है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से RNA बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सबसे पहले अपन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझेंगे। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, एक DNA का सेगमेंट होगा और इस DNA सेगमेंट को अपन स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, जिसमें जो 3' से 5' है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 5' से 3' जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में अपन सारी लेबलिंग करते हैं। तो 5' एंड पर तो प्रमोटर जुड़ा हुआ है और 3' एंड पे टर्मिनेटर जुड़ा हुआ है। जो कॉपी की जाएगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड से कॉपी नहीं की जाती। बनने वाला जो RNA होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करता है, इसलिए इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या लिखेंगे, प्रमोटर तो है, बाइंडिंग साइट अवेलेबल करवाता है। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पॉलीसिस्टोनिक होती है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की जीन होती है। और टर्मिनेटर टर्मिनेशन करवाता है। अब अपन बात करते हैं एंजाइम की। तो यहाँ RNA पॉलीमरेज चाहिएगा, उसके साथ सिग्मा और रो फैक्टर्स चाहिएंगे। ओनली वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज कैटालाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNA। सिग्मा और रो फैक्टर जो होते हैं वो RNA पॉलीमरेज की स्पेसिफिक नेचर को चेंज करते हैं, जिससे इनिशिएशन और टर्मिनेशन होता है। मैकेनिज्म में हम 3 स्टेप लिखेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ेगा, किसकी हेल्प से, सिग्मा की हेल्प से। इलोंगेशन में RNA पॉलीमरेज जो होगा एनटीपीज का इस्तेमाल करेगा, ATP, UTP, CTP, GTP, और एक्सटेंड करेगा RNA चेन को। या एनटीपीज जो होती है वो 2 फंक्शन परफॉर्म करती है, एक तो एनर्जी के सोर्स की तरह बिहेव करेगी और दूसरा सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव करेगी। पॉलीमराइजेशन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से होगा और कोड जो होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। टर्मिनेशन कैसा होगा, एक बार जब RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाएगा तो रो फैक्टर की हेल्प से RNA पॉलीमरेज टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। कैसे, एक तो टर्मिनेशन ऑफ RNA पॉलीमराइजेशन, दूसरा नैनसेट RNA और एंजाइम दोनों अलग हो जाते हैं। बैक्टीरिया में इसके बाद में कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब प्रोसेसिंग नहीं होती, मतलब आफ्टर इसके कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, जैसे कि यूकैरियोट में होती है। ठीक है, एक अपन को ये डायग्राम भी बनाना है जिसमें ये पेरेंटल जो मतलब DNA का सेगमेंट जो है वो दे रखा है और ये RNA पॉलीमरेज, ये सिग्मा फैक्टर, फिर इनिशिएशन हो जाएगा, ये अपने क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है और ये RNA चेन बन रही है। ठीक है, उसके बाद जब ये टर्मिनेटर वाले रीजन पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से अलग हो जाएगा, किसकी हेल्प से होगा, रो फैक्टर की। तो ये डायग्राम बना देना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने 20th क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन में जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि मेगा स्पोरोजिनेसिस समझाना है और मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है। अब देखो मेगा स्पोरोजिनेसिस में क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ये अपन बना लेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि बेसिकली कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, और ये कौन से रीजन पे बनती है, माइक्रोपाइलर रीजन पे। फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। अब आप सब जानते हैं मियोसिस जो होता है वो 2 राउंड में होता है, अपन एक बार में लिख देते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और इससे क्या बन जाएगी, टोटल कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। और ये 4 के 4 जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेगा स्पोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मेगा स्पोर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, MMC इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, MMC अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म मेगा स्पोर टेट्राड। अब मेगा स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फर्स्ट सेल होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के। अब इसमें से जो चैलेजा की तरफ जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल रहेगा, मान लेते हैं यहाँ चैलेजा या माइक्रोपाइल, तो ये जो चैलेजा की तरफ है वो सर्वाइव करेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे।
ठीक है। तो एक ही मेगास्पोर बाद में फंक्शनल रहेगा और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये तो मेगास्पोरोजेनेसिस का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब अपन को एम्ब्रियो सैक का क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक अपन लिख देंगे कि ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है 3 टाइम माइटोसिस से और 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक किसको डिनोट करता है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को। देखो ये ऊपर की तरफ 3 सेल है जिसे एंटीपोडल सेल कहेंगे, बीच में ये सेंट्रल सेल रही और यहाँ नीचे 3 सेल है जो बेसिकली एग एपरेटस कहलाती है। इसमें से ये सेल एग सेल है और ये 2 सेल जो है वो सिनर्जिट हो जाएगी और ये फिलीफॉर्म एपरेटस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अपन को टाइप बताने। राइट द नोट इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन एनी वन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, उसे अपन पॉलिनेशन कहते हैं। 3 तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं, ओटोगैमी, जिटिनोगैमी और जीनोगैमी। ओटोगैमी क्या होता है, पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो ओटोगैमी। अगर फ्लावर अलग हो प्लांट सेम हो तो जिटिनोगैमी, फ्लावर भी अलग प्लांट भी अलग तो जीनोगैमी। अब एबायोटिक कौन कौन से होते हैं, 2 एबायोटिक एजेंट होते हैं, एक तो होते हैं वाटर और एक होता है एयर। अपन कौन सा समझा रहे हैं, एयर वाला। तो पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है उसे एनेमोफिली भी कहते हैं और ये ज़्यादा कॉमन होता है इन 2 एबायोटिक एजेंट में। अब इसके लिए प्लांट में कुछ एडेप्टेशन भी होने चाहिए। तो एक तो पॉलन जो होते हैं वो स्मूथ होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। स्टेमन जो होते हैं लॉन्ग होने चाहिए और फ्लावर से बाहर लटके होने चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन, जिससे पॉलन आसानी से डिस्पर्स्ड हो। स्टिग्मा जो होती है वो लार्ज होनी चाहिए और फेदरी होनी चाहिए ताकि पॉलन जब उनके आसपास से गुजरे तो वो ट्रैप कर सके। एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होना चाहिए। फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा क्लस्टर में लगे होने चाहिए। कलर्ड या नेक्टर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल क्या होंगे, मेज हो जाएगी, ग्रास हो जाएगी। एक कुछ जैसे कॉर्न कॉब दे रखा है बुक में, जो उसके टेसल्स जो होते हैं वो और कुछ नहीं है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। ये देखो एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये जो है वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है, ठीक है, ये जो बार है। तो इस तरीके से अपना ये मॉडल पेपर जो होता है पूरा होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको पेपर का पैटर्न और ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।